गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट हमने पिछली क्लास में रस्ट की बात चल रही थी और रस्ट में हमने रस्ट का साइकिल भी पढ़ लिया था और वहां पर दो तरीके की मेन टाइप अपन ने पढ़े भी थे, मैक्रोसाइक्लिक और माइक्रोसाइक्लिक। जब पांचों स्पोर्स जिन रस्ट पैथोजन के लाइफ साइकिल में होते हैं वो मैक्रोसाइक्लिक होती है और जिनमें पांच में से कोई भी एब्सेंट हो तो वो आपका माइक्रोसाइक्लिक कहलाता है। हमारी वीट रस्ट है वो मैक्रोसाइक्लिक का एग्जांपल है। हमने वहां पे बता दिया था कौन सी मैक्रो और कौन सी माइक्रो में होती है। वो एग्जांपल ज्यादा कोई नहीं पूछता, कम से कम हमें इतना पता होना चाहिए। उसके बाद हमने साइकिल को भी समझा और वहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी अपन ने लिखे। जो कई बार यूरिडोस्पोर वगैरह पे कौन सा किसको इन्फेक्ट करता है, कौन सा स्पोर कहां पर बनता है, कौन सा रिपीटिंग स्पोर है, कौन सा ऑटो इन्फेक्शन कर रहा है, कौन सा डिजीज आउटब्रेक को ला रहा है, तो ये लास्ट के तीनों क्वेश्चन का आंसर है यूरिडोस्पोर्स। ठीक है, अपन ने सारी बात लिख रखी। अब वीट की रस्ट की जो था सिम्टम वाइज आपको डायग्राम में दिखा भी दिया था। ब्राउन या लीफ रस्ट है, जहां पर ऑरेंज रस्ट भी इसको कहते हैं। ऑरेंज कलर का आपको यहाँ पर लेजर्स देखने को मिलते हैं, पुस्टुल्स देखने को मिलते हैं। येलो स्ट्राइप रस्ट, पीले कलर की धारियां आपको यहाँ पर गेहूं की पत्तियों पर दिख जाएगी। और ब्लैक स्टेम रस्ट, ये सिम्टम मेनली दिखेगा कहां पर, स्टेम पर। लीफ पर भी आता है लेकिन मेन स्टेम पे, जबकि ये दोनों लीफ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है बात। उसके बाद अपन आए थे जहां पर इन तीनों को कंपेयर अपन ने एक टेबल के अंदर कर रखा था। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसके अंदर मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया था, वापस से अपन समझ लेते हैं, फिर इसको आप नोट करना है क्योंकि ये टेबल बाकी में जो नॉर्मली लिखा था उसकी वजह ये टेबल अपन ने करी तो कंपैरेटिवली बहुत अच्छे से रहेगा। जहां पर वापस से बता देता हूं, पहली है ब्लैक स्टेम रस्ट जिसे आप किलर डिजीज ऑफ वीट भी कहते हो। दूसरी है ब्राउन ऑब्लिक ऑरेंज ऑब्लिक लीफ रस्ट जिसे आप, ठीक है, जिसको आप लीफ रस्ट, ऑरेंज रस्ट, ब्राउन रस्ट कह देते हो। तीसरी है येलो या स्ट्राइप रस्ट अपन कहते हैं। इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई है वो ब्लैक स्टेम रस्ट का है, जबकि पक्सिनिया रिकोंडिटा या पक्सिनिया ट्रिटिसिना, पूरा नाम तो वैसे वो है पक्सिनिया रिकोंडिटा फॉर्मा स्पेशलिस्ट सिकेलिस, लेकिन ज्यादा पॉपुलर छोटा नाम है, लेकिन पूरा हमें पता होना चाहिए पक्सिनिया रिकोंडिटा या पक्सिनिया ट्रिटिसिना जो है ब्राउन येलो ब्राउन ऑरेंज रस्ट करता है। जबकि पक्सिनिया स्ट्राइप फॉर्मिस, स्ट्राइप से स्ट्राई याद रख लेंगे, स्ट्राइप में स्ट्राइप फॉर्मिस पुराना नाम है वो भी याद रखो तो ग्लूमेरम, पक्सिनिया ग्लूमेरम। अकरेंस कहां पर होती है, तो ये आपको सेंट्रल ईस्टर्न और साउथ इंडिया तीनों जगह आपको ये देखने को मिल जाएगी। कौन सी, ब्लैक स्टेम रस्ट। ब्राउन वाली पूरी इंडिया में ही होती है और येलो वाली मेनली मिलेगी नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और वेस्ट में, ध्यान रहेगा। साउथ ईस्ट सेंटर इधर आ गया, बचा क्या, पूरा इंडिया इसमें आ गया। उधर क्या बचा, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है वो उधर चला जाएगा, ध्यान रहेगा। अपीयरेंस फील्ड के अंदर सबसे पहले कौन सी आएगी, ब्राउन और ऑरेंज रस्ट, फिर आपके सबसे पहले आएगी आपकी अर्लीस्ट वाली यानी कि ब्राउन और ऑरेंज, फिर येलो और फिर ब्लैक। तो ये अपने को ध्यान रखना है। लेजन का कलर इनिशियली ब्राउन होगा जो एंड में जाके ब्लैक हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया भी था। इसमें ऑरेंज होगा, उसमें येलो होगा, उन दोनों में तो कोई टेंशन थी नहीं। पुस्चुल का लोकेशन, ब्लैक स्टेम रस्ट है तो मेनली तो स्टेम पर होगा, लेकिन लीव्स पर भी हो सकता है और लीव्स पर होगा तो अपर और लोअर सरफेस दोनों पे होता है। ठीक है, ये कभी कभी हेड पे यानी कि स्पाइक जो होता है आपका इन्फ्लोरेसेंस वीट में वहां भी हो सकता है, सीड में भी हो सकता है। पुष्चुम बिकम ब्लैक इन कलर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन, जब आपकी गेहूं की सीजन खत्म हो रही होगी तब ये ब्राउन कलर के जो लेजन है ये पुष्चुल आगे आपके ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मेनली कहां पर है, लीफ पर, नाम में लीफ है और लीफ की भी अपर सरफेस पे, जबकि अगर ये लीफ पे आएगी तो दोनों सरफेस पे आएगी, मेनली स्टेम पर। उसकी बात करें तो ये लीफ की अपर सरफेस पर आएगी सेम इसी तरीके से, और कभी कभी ये हेड और सीड पर भी चली जाती है, जैसा इस तरीके से। यहां पर हेड मतलब आपकी गेहूं की जो बाली है उसमें भी वो रस्ट पहुंच जाएगी और अंदर बीज तक भी वो रस्ट पहुंच जाती है। ये रस्ट बीज तक नहीं पहुंचती, केवल ये आपके लीफ पर ही आती है। ठीक है, अल्टरनेट होस्ट बारबेरी, ध्यान रखना है, उधर भी बारबेरी, बारबेरी के साथ महोनिया, बीच में इसमें दो प्रजातियां याद रखेंगे ब्राउन के अंदर, थैलेक्ट्रम स्पेसियोसा और आइसोपायरम फ्यूमेरॉइड्स। तो ये दोनों आपको ये तो याद रखनी है, साइंटिफिक नेम है। और ये कहा जाए तो वास्तव में क्या होते हैं, अल्टरनेट होस्ट, कोलेटरल होस्ट मोस्टली आपके जो खरपतवार होते हैं, वीड्स होते हैं, वही होते हैं। अलग से तो हम इनको बोने जाएंगे नहीं खेत में। जो वीड्स है वही क्या होते हैं आपके, उसी फैमिली का है तो कोलेटरल होस्ट और दूसरी फैमिली का है तो अल्टरनेट होस्ट। कोलेटरल होस्ट में मैंने कुछ नाम यहां पर बताए थे, ब्रैकिपोडियम सिल्वेटिकम, ब्रिजा माइनर, ब्रोमस पेटुलस, अंगुना फेटुआ।
इसमें कोई भी कोलेटरल होस्ट नहीं याद रखना है। एग्रोपायरन, सेमिकास्ट्रेटम, ब्रोमोस कैथेरिटिकस, ब्रोमोस जैपोनिकस और होर्डियम यूरिन, ये आपको 4-5 इसके कोलेटरल ध्यान रखना है। बार बार पढ़ेंगे तो वैसे दिमाग में हल्के हल्के आ जाते हैं। मैनेजमेंट के लिए इन डिजीज के लिए तीनों के लिए कल्चरल में कुछ प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। एक तो फर्टिलाइजर डोज, पहला तो अर्ली वैरायटी लगानी है। ज्यादा लेट वाली वैरायटी अगर आप लगाओगे तो रस्ट की प्रॉब्लम ज्यादा आती है, थोड़ा सा अर्ली वाली यूज करनी। बैलेंस फर्टिलाइजर यूज, अनाप शनाप फर्टिलाइजर नहीं डालना है। सोइल टेस्टिंग के रिकमेंडेशन की बेस पर जो भी फर्टिलाइजर होता है वही आपको डालना होता है। यूज ऑफ हाई डोज ऑफ पोटाश, कंपेरेटिवली यहां पर आप अगर यूज कर सकते हो पोटाश की थोड़ी सी डोज, तो वो आपके रस्ट को कंट्रोल करने में काम में आएगी। क्योंकि आपको पता होगा, तो शायद आपने पढ़ा होगा, पोटेशियम में डिजीज रेजिस्टेंस की कैपेसिटी होती, पढ़ा होगा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया कई बार। तो इसीलिए पोटाश कहीं पर भी अगर डिजीज की प्रॉब्लम आ रही है, उस केस में पोटाश की थोड़ी सी क्वांटिटी, ज्यादा भी नहीं, एक्सेस तो हर चीज का बुरा है, थोड़ा सा बढ़ा सकते। बैलेंस्ड इरिगेशन, वीट में हमारे 6 इरिगेशन चाहिए, जो आप प्रॉपर लगभग अपन याद रखने का तरीका आपको याद हो तो 21 का पहाड़ा याद रखते हैं। 21, 42, 63, जो 84 जो भी है, वो 21 के पहाड़े के साथ आपको इरिगेशन अगर आप देते हो, तो किसान क्या करते हैं, कई बार वो बहुत ज्यादा इरिगेशन देते हैं, खेत को भर देते हैं। किसान को लगता है कि यार वो बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा दिन तक टेंशन नहीं रहेगी, लेकिन उससे कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कल्चरल हो गया। केमिकल के अंदर कुछ केमिकल्स हैं जो स्पेशली आपके कुछ हो सकते हैं, एक आधा कॉमन चलेगा, ट्राइडिमॉर्फ, जाइनेब, मैनकोजेब, ऑक्सीकार्बोक्सिन ब्लैक रस्ट के लिए, ब्राउन के लिए ट्राइडिमॉर्फ, जाइनेब और प्रोपिकोनाजोल। उधर ऑक्सीकार्बोक्सिन और प्रोपिकोनाजोल, थोड़ा सा वहां स्पेलिंग मेरे से लिखने में रह गया, वो ध्यान रखना। रेजिस्टेंट वेराइटी जो सब में कॉमन है वही अपन ने यहाँ पर लिखी है, उसमें याद ज्यादा रखनी है, लरमा रोजो, छोटी लरमा, सफेद लरमा और सोनालिका। आगे की याद रहे तो अच्छी बात है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि शायद आपको लिखने में आसानी रहेगी। पढ़ने में आ जाएगा आपको? या तो जैसा भी आप कंपैरेटिवली नोट करते चलो, इसको नोट कर लो अच्छे से। सारी बात रस्ट की अपन ने इस टेबल के अंदर डाल रखी है। कहीं पर समझ में नहीं आए, कहीं पर पढ़ने में दिक्कत आए तो बोल देना। इसको क्या एक्चुअली थोड़ा सा जूम करने पर ये कोई ना कोई पोर्शन कट ही रहा है, इसलिए इसको मैं नॉर्मल रख रहा हूँ। कहीं पर डाउट लगे तो आप पूछ लेना, वैसे आ जाएगी पढ़ने में। पुराना जो अपन पढ़ चुके हैं वो भी टाइमली रिवाइज करते रहना। ऐसा नहीं हो कि ब्रीडिंग, जेनेटिक, सेल बायो जो पढ़ ली कॉपियां बंद करके सबसे अलग जगह रख दी गई, सर पढ़ना ही नहीं अभी। ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी कभी उनको खोलते रहना। नहीं तो जब आप एग्जाम से पहले रिवीजन करने की कोशिश करोगे तब आपको लगेगा कि यार ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा महसूस होगा। और वो महसूस नहीं हो उसके लिए अभी से सचेत रहें। और हमेशा ध्यान रखना कि एक का सिलेक्शन होता है, एक का नहीं होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस होता है रिवीजन का। पढ़ तो सब रहे हैं, पर जो रिवीजन कर रहा है वो हमेशा 2 कदम दूसरे से आगे चलेगा।
कहीं पर भी आपको पढ़ने में या कोई ऐसा रहे आप पूछ लेना। इसमें वही चीजें ज्यादा इंक्लूड की है जो क्वेश्चंस में हेल्प करेगी आपके, और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा उसमें मैं टिक भी लगवा दूंगा हल्का सा। सबसे इंपॉर्टेंट तो कॉजल ऑर्गेनिज्म का आपको पता होना ही चाहिए। कॉजल ऑर्गेनिज्म तीनों के याद रखने हैं, डिजीज के नाम तीनों के ही याद रखने हैं आपको। यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से अगर अपन देखें तो अल्टरनेट होस्ट, कोलेटरल होस्ट भी आपको पता होना चाहिए। अल्टरनेट तो कम से कम सभी को पता होना चाहिए। मैनेजमेंट में रेजिस्टेंट वैरायटी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। सिम्टम में आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले ही पता चल रहा है कि बाद वाली दोनों में लीफ पे इन्फेक्शन है और पहले वाले में पहले वाले में स्टेम पर। इस तरह का क्वेश्चन किलर डिजीज पूछ लिया जाए तो ध्यान रहे। मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड मोस्ट डैमेजिंग जो हमारे इंडिया के अंदर है वो कौन सी है, तो ब्राउन लीफ रस्ट। सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है। रेजिस्टेंट वैरायटी भी ध्यान रखनी है। एक हमने पहले पढ़ा होगा, डॉक्टर बीपी पॉल ने वीट के अंदर रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज डेवलप करी थी, एनपी सीरीज वाली, न्यू पूसा के नाम से, जिसमें कई सारी एनपी 809 से लेके वो भी रेजिस्टेंट के लिए, रस्ट के लिए है, लेकिन जो बहुत है मैंने वही लिखी है जो सब में कॉमन है। ठीक है, ताकि आपको भी, और मेन तो ये जो ज्यादा फेमस नाम है वो याद रह जाए तो बहुत अच्छा रहेगा अपने लिए। कोई पूछ ले सीड, जो रस्ट डिजीज है कैसी होती है, स्पोर्स भी हैं और आपके सीड में भी होती है, तो सीड बोर्न एंड एयरबोर्न दोनों ध्यान रखते हैं अपन रस्ट के लिए। ठीक है ना। बाकी मेनली इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन अक्सर स्पोर्स की वजह से होता है, जिसे हमने पढ़ा एससीओ स्पोर्स है, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन कर रहा है वीट में। आपको केमिकल से भी हिंट मिल सकता है कि वो कोई डिजीज जो है वो कैसी, ऑक्सी कार्बोक्सिन, कार्बोक्सिन मेनली यूज होते हैं सीड ट्रीटमेंट में। सीड ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, मतलब सीड बॉर्न भी है ये। मैंने कुछ नहीं लिखा सीड ट्रीटमेंट में या फोलियर स्प्रे में, कोई ऐसा ज्यादा टेंशन नहीं रखना है। मोस्टली जो फंजीसाइड आप सीड ट्रीटमेंट में यूज करते हो उसी को आप फोलियर स्प्रे में भी अक्सर यूज कर लेते हो। ये 28 कर लेना, 2865 है ये।
जो जो टॉपिक्स अपन पढ़ चुके हैं पैथोलॉजी के अलावा, उन सबके आपको जो भी जनरल एग्रीकल्चर की बुक्स जो आपके नॉर्मल चलती हैं उनसे एक बार जरूर पढ़ लेना। वैसे नए ज्यादा कोई पॉइंट्स आपको मिलेंगे नहीं, बहुत मैक्सिमम चीजें अपनी कवर है और उससे बाहर नॉर्मली होता नहीं है, बट आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा जब उनको आप पढ़ोगे। ठीक है कि यार चलो हमें तो सारा ही आता है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका कॉन्सेप्ट भी और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो वो जरूर करना। और आप जो अपन पढ़ चुके हैं उनके कोई से भी ऑब्जेक्टिव्स कहीं से भी मिलते हैं वो आप जरूर सोल्व करो। कहीं भी डाउट आता है बेझिझक आप जरूर पूछो, क्योंकि आप जो हो चुके टॉपिक्स उनकी इस स्थिति में हो कि हर तरीके का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है ना, तो वो आप जब लगाओगे तो भी आप उससे क्लियर होगा आपका। लास्ट में प्रोपिकोनाजोल है, सी यहां पर मिस रह गया था, ओ से पहले सी आएगा, प्रोपिकोनाजोल। बढ़िया, आगे कर लो नोट। वेराइटीज के नाम दिख रहे हैं कि हल्का सा ऊपर ले? इसमें ऊपर लेने में नुकसान ये है कि जो 8 लिखा था वो मैंने नीचे आ गया, वो इसलिए इसको ऊपर नहीं लेना है। पीछे जो लिखा आ रहा है लरमा रोजो, छोटी लरमा, सफेद लरमा और सोनालिका। किसका? ये फर्स्ट वाली जो मैंने लिखी है, क्वेश्चन आते हैं इसीलिए मैंने सबसे पहले उनको लिख के फिर एचडी वाली वेराइटीज डाली। फर्स्ट वेराइटी क्वेश्चन क्या था उस पर देखना पड़ेगा, एक बार आप बुलाना तो देख लेंगे अपन। फिर वेराइटीज काफी होती है, अपन सारी यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ पुराने पेपर इसलिए सॉल्व करने जरूरी है। वैसे मैक्सिमम अपन आपको कराएंगे आगे, लेकिन फिर भी आप सॉल्व करते रहे इन चीजों को। वेराइटीज अथाह है, वेराइटीज आप याद रखो, इसलिए वेराइटीज का हमेशा दिक्कत होता है, ज्यादा फेमस पे अपन फोकस करें, और फेमस वही हो जाती है जो पुराने पेपर में बार बार पूछी जा रही है। भाई मैं आपको कैसे कराऊं कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, मुझे थोड़ी पता। पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे कहूंगा मैं भी आपको कि इनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। कर लिया नोट?
तो जहां रस्ट आपने हेडिंग डाली थी वहां चाहो तो एक लाइन लिख लेना, सीड एंड एयरबोर्न डिजीज है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सीड एंड एयरबोर्न। यूपी 2594। सबने कर लिया नोट? चलो ठीक है। तो ये रस से संबंधित जो वीट्स की है वो इंपॉर्टेंट डिजीज, वीट में सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज यही है। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार इन चीजों पे जो मैंने टिक लगाया जहां से कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगली जो अपन आते हैं वो है स्मट डिजीज। तो स्मट भी अपन जनरल थोड़ी बात कोजल ऑर्गेनिज्म एक साथ बात कर लेंगे जैसे रस्ट में किए, ताकि आगे रस्ट में अपन कुछ नहीं भी पढ़े फॉर एग्जाम्पल तो मैं अपने को ही पता है मेन क्वेश्चन कोजल ऑर्गेनिज्म का ही आता है, तो हमारे को आगे चिंता नहीं रहेगी। तो अब अपन आते हैं स्मट डिजीज ऑफ वीट। तो पहले अपन नॉर्मल एक स्मट की बात कर लेते हैं। सबने कर लिया था नोट? ठीक है, स्मट डिजीज। अब स्मट डिजीज जो होती है ये भी सीड एंड एयरबोर्न होगी, सीड एंड एयरबोर्न डिजीज। स्पेशली तो आपको पता है सीड बोर्न होती है, स्मट कैसी होती है? सीड बोर्न। लेकिन एयरबोर्न चलो छोड़ दो इसमें, क्योंकि सेकंड इन्फेक्शन वैसे होता था टीरियोस्पोर से तो कर दो, पर मेनली ये होती है सीड बोर्न। इसके प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है वो सीड की वजह से होता है। प्राइमरी इन्फेक्शन किसकी वजह से? सीड की वजह से। और सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो यहां पर उन 5 में से एक स्पोर आपको ध्यान रखना होता है, टीलियोस्पोर। रस्ट में तो सारे स्पोर होते हैं और स्मट में कौन सा होता है? केवल टीलियोस्पोर होता है। तो ये तो बात अपने को एक जनरल पता होनी चाहिए कि कौन सा प्राइमरी इन्फेक्शन कर रहा है, कौन सा सेकेंडरी कर रहा है, किस तरीके का इसका नेचर है। उसके बाद आते हैं कि कौन कौन सी जो यहाँ पर आपके रस्ट है उनके एग्जाम्पल पर आते हैं। तो एक एक करके अपन बात करते हैं एग्जाम्पल्स। लूज स्मट ऑफ वीट से स्टार्ट करते हैं। लूज स्मट ऑफ वीट, आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका, इस डिजीज का जिस तरीके से खेरा डिजीज का क्वेश्चन फेमस रहा उसी तरीके से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। लूज स्मट ऑफ वीट इज इंटरनली सीड बोर्न डिजीज। सीड बोर्न तो हमने बोल ही दिया इंटरनली, और एक पूछते हैं कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, दैट इज कवर्ड मतलब एक्सटर्नली, कवर की तरह याद रख लो। और ये आपकी कैसी रहेगी? इंटरनली सीड बोर्न। ठीक है, इस पर ज्यादा क्वेश्चन बनाए तो अपन आगे वो भी बात करेंगे। तो ये किससे होती है? उस्टिलेगा नूडा ट्रिटिसाई, उस्टिलेगो नूडा ट्रिटिसाई। वैसे कई बार उस्टिलेगो ट्रिटिसाई भी डायरेक्टली लिखा मिल सकता है, उस्टिलेगो नूडा ट्रिटिसाई, आपको पूरा नाम ध्यान रखना। लूज स्मट ऑफ ओट में भी ये डिजीज होती है, ओट जय, लूज स्मट ऑफ ओट, और वहां पर हो जाएगा उस्टिलेगो एवेनी। उस्टिलेगो के लिए मैं यू लिखूंगा एवेनी, या उस्टिलेगो निगरा करके भी अपन यहां पर इसका नाम ध्यान रखते हैं। एवेनी तो इसलिए एक साइंटिफिक नेम आपको पता ही, एवेना सटाइवा होता है, तो आप आसानी से याद रख लोगे उस्टिलेगो एवेनी। या लेकिन ध्यान रखना है कि ये कवर्ड है या लूज है, हम फिलहाल लूज की बात कर रहे हैं। उसके बाद कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले पर अपन आते हैं, या पहले लूज स्मट ऑफ बार्ले ले लेते हैं ताकि वो सबकी एक साथ लूज स्मट हो जाएगी। लूज स्मट ऑफ बार्ले, लूज स्मट ऑफ बार्ले है ये आपकी रहेगी उस्टिलेगो नूडा होर्डी, उस्टिलेगो नूडा होर्डी। ठीक है, लेकिन बार्ले में जो पॉपुलर डिजीज है वो है कवर्ड स्मट, लूज की बजाय कवर्ड वाली ज्यादा पॉपुलर है, तो अपन ध्यान रखेंगे उस्टिलेगो होर्डी डायरेक्टली बोल देते हैं, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। उस्टिलेगो होर्डी डायरेक्टली बोल दिया जाता है। वैसे ज्यादातर जो बार्ले में क्वेश्चन आए हैं वो मैंने टिक लगा दिया, कवर्ड स्मट पर ही आता है, और वीट में जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो लूज स्मट पर आता है। तो अपन जैसे जैसे ये बात करेंगे दोनों डिजीज के अपन वैसे डिटेल बात करेंगे भी। उसके अलावा ध्यान रखेंगे वीप स्मट ऑफ शुगर केन, वीप स्मट ऑफ शुगर केन, गन्ने में वीप स्मट होता है,
क्या होता है वो अपन शुगर केन में आगे बात करेंगे। तो वीक स्मट ऑफ शुगर केन होती है जिसको अपन कहते हैं ऑस्ट्रेलेगोसिटेमानिया, ऑस्ट्रेलेगोसिटेमानिया। इसमें शुगर केन में मेज की भी स्मट होती है, मेज स्मट जो होगी ऑस्ट्रेलेगोमेडिस से होगी, ऑस्ट्रेलेगोमेडिस। मैक्सिमम अभी ये जो बात कर रहे हैं अपन ऑस्ट्रेलेगो वाली है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ स्मट होती हैं, एक बार ये नोट कर लो फिर आगे लेते हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर इंपॉर्टेंट 2 मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया, तीसरा वीट स्मट और शुगर केन भी पूछा जाता है। बाकी ऐसा नहीं बाकी का नहीं पूछेगा, बाकी का पूछ सकता है, लेकिन इन 3 पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। कर लिया नोट, बढ़े आगे। चलो आगे आती है बाजरा की रस स्मट और सोरगम की। बाजरा में तो एक ही तरीके की होती है, लेकिन सोरगम में 3 तरीके की स्मट होती है। तीनों के कॉजल ऑर्गेनिज्म कई सारे एग्जाम में, ये जो आपको बता रहा हूं यहां से कई बार क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो अपन आगे उस पर आते हैं। तो स्मट ऑफ बाजरा, तो ये स्मट ऑफ बाजरा का जो नाम शुरू होता है वो टोलिपोस्पोरियम से होगा, ना कि ऑस्ट्रेलेगो से। तो टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलिन, टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलिन, पेनिसिटम तो नाम होता ही बाजरा में, तो आसानी से अपन याद रख लेंगे, टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलेरी। ठीक है, और सोरगम की अलग अलग होगी, जिसमें सबसे पहले लॉन्ग स्मट ऑफ सोरगम, ये जो होगी ये होगी टोलिपोस्पोरियम एरेनबर्गी से। तो मैं केवल टी लिख दूं, पता चल जाएगा, ध्यान रह जाएगा टी, या मैं इसको ऐसा करता हूं इसकी बजाय, ताकि आपको ध्यान रहेगा, एरेनबर्गी, टोलिपोस्पोरियम एरेनबर्गी। कैसे याद रखेंगे? सोरगम में लॉन्ग मतलब टॉल होता है, लॉन्ग मतलब टॉल होता है, तो याद रह जाएगा, क्योंकि सोरगम में और भी आ रही है। दूसरी है ग्रेन स्मट, ग्रेन स्मट ऑफ सोरगम, स्पेसिलोथिका सोर्गी, स्पेसिलोथिका सोर्गी। और लास्ट है हेड स्मट, ग्रेन के बाद हेड स्मट ऑफ सोरगम। सोरगम बड़ा कंफ्यूज कर देता है, तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेसिलोथिका रेलियाना। चारों ही एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए इनसे। मैक्सिमम जो स्मट से रिलेटेड क्वेश्चन कॉजल ऑर्गेनिज्म के आते हैं वो अपन यहीं पर कवर कर रहे हैं, ताकि आगे अपने को चिंता नहीं रहेगी। तो आगे जैसे स्मट ऑफ बाजरा आएगा, अपन स्मट ऑफ बाजरा की डिटेल बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेन चीजें जो वीट में अभी अपन पढ़ लेंगे, है ना। क्लियर है बात? बढ़े आगे। चलो, इसमें वीट में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है वो है आपकी लूज स्मट ऑफ वीट। कौन सी? लूज स्मट ऑफ वीट। लूज स्मट का मतलब होता है अनावृत कंड भी कहते हैं इसे, गेहूं का अनावृत कंड रोग। अनावृत मतलब कवर नहीं होगी सिल्वरी मेम्ब्रेन से, ठीक है, सॉरी, लूज स्मट है तो आपका सिल्वरी मेम्ब्रेन यहां पर देखने को अपन आगे बता देंगे। इसमें सिल्वरी मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर
नहीं होगी और उसमें रप्चर हो जाएगी, तो वो अपन आगे बताएंगे। फिलहाल अपन ध्यान रखते हैं लूज स्पॉट ऑफ व्हीट का जो कॉजल ऑर्गन लिखा उसका एक नाम और भी है। हमने अभी क्या पढ़ा, ओस्टिलेगो नूडा ट्रिटिसाई, या ओस्टिलेगो ट्रिटिसाई भी कई बार हो सकता है, लेकिन एक नाम और सिनोनिमसली, SYN का मतलब सिनोनिमसली, एक और यूज होता है ओस्टिलेगो सिजेटम वैरायटी ट्रिटिसाई। ये वाला नाम भी कभी कभी इसके लिए याद रहता है। उसके अलावा जो अगली बात है, ये कैसे डिजीज है, इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज, इंटरनली सीड बॉर्न। पैथोजन सीड बॉर्न है लेकिन सीड के भी अंदर होगा या बाहर, अंदर होगा, इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज होगी है, तो इसे ओस्टिलेगो नूडा ट्रिटिसाई भी अपन कहते हैं। फिर आते हैं सिम्टम पर, एक बार डायग्राम देख लेते हैं फिर अपन सिम्टम लिखने पे आते हैं। एक बार ये बात अगर आप नोट कर रहे हैं तो कर ले। SYN मतलब सिनोनिमसली, इसी का दूसरा नाम, ओब्लिक लगा के लिख दो, या तो ओस्टिलेगो सिजेटम ट्रिटिसाई, तो सिजेटम हो सकता है, नूडा हो सकता है, और डायरेक्टली कुछ नहीं कहते हैं तो ओस्टिलेगो ट्रिटिसाई भी बोल दिया जाता है। कर लिया नोट? तो जो क्वेश्चन है ये दोनों इस लूज स्मट से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये पूछे जाते हैं पहली बात तो। दूसरी बात पर अपन यहाँ आते हैं, इसका जो डायग्राम है उसको देख लेते हैं, सिम्टम का अपने को थोड़ा क्लियर हो जाए। लूज स्मट ऑफ व्हीट, ठीक है, इसके अंदर आपको डायग्राम में देख पाओगे तो सबसे पहले जो चीज इसके सिम्टम में लिखी है वो अपन ने काम की अपन वैसे ले लेंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इन्फेक्टेड प्लांट्स इन द फील्ड अंटिल हेडिंग, जब तक उसमें इन्फ्लोरेसेंस नहीं आएगा, जब तक बाली नहीं बनेगी, इस डिजीज को पता लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि इसका सिम्टम ही दिखता है मेन कहां पर, हेड में, बाली में दिखता है। क्लियर है? उसका कोई ज्यादा लीफ पर, स्टेम पर सिम्टम नहीं दिखता है, इसलिए इसको पहचानना मुश्किल रहता है खेत में। एट दिस टाइम इन्फेक्टेड हेड इमर्ज अर्लियर देन नॉर्मल हेड्स, जब आपकी बालियां आने का जो नॉर्मली आती है उससे जल्दी बालियां आएगी ऐसी। पर भाई बोलेगा हमें कैसे पता चला सर डिजीज हो गई? आपका सीड बॉर्न है, सीड अगर आपने सर्टिफाइड सीड नहीं लिया है या उसका सीड ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में अगर पैथोजन उसमें प्रेजेंट है तो ये डिजीज होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और आपको पता कब चलेगा? जब नॉर्मल से जल्दी आपकी यहाँ पर बाली आएगी गेहूं में। बात आ रही समझ में? तो ये थोड़ा अर्ली इमर्जेंस ऑफ हेडिंग अपन यहाँ पर कहते हैं। एंटायर इन्फ्लोरेसेंस इज कॉमनली अफेक्टेड एंड अपीयर एज ए मास ऑफ ऑलिव ब्लैक स्पोर्स, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस, पूरी की पूरी बाली से प्रभावित होगी, और यहाँ पर आपको ऑलिव ब्लैक कलर के स्पोर्स दिखेंगे। कौन से स्पोर है ये? टीलियोस्पोर। कौन से दिखेंगे? टीलियोस्पोर आपको दिखेंगे। इनिशियली कवर्ड बाय ए थिन ग्रे मेम्ब्रेन, शुरुआत में ये मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे जिसे सिल्वरी मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो बाद में रप्चर हो जाएगी, और इसीलिए इसे लूज स्मट बोला है। जबकि कवर्ड स्पॉट में वो सिल्वर मेम्ब्रेन है वो रप्चर नहीं होती, यानी कि वो उससे स्पोर कवर्ड होते हैं, इसलिए उसे कवर्ड स्मट कहा। और ये लूज हो जाएंगे क्योंकि रप्चर हो जाएगी मेम्ब्रेन, तो इसे लूज स्मट कहते हैं। तो यहां पर अपन ने कहा कि इनिशियली कवर्ड बाय ए थिन ग्रे मेम्ब्रेन, यानी कि सिल्वर मेम्ब्रेन, वंस द मेम्ब्रेन रप्चर्स द हेड अपीयर्स पाउडरी, यहां पर मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है इसलिए आपको वो पाउडरी ही दिख रहा है ऑलरेडी। और द डिजीज इज इंटरनली सीड बॉर्न वेयर पैथोजन इन्फेक्ट्स द एम्ब्रियो इन द सीड, सीड के अंदर भी एम्ब्रियो को अफेक्ट करता है, इसीलिए प्लांट जब आपका बनेगा तो वहां तक इफेक्ट पहुंचता है। ये जो सिम्टम है, इसमें जो लैंग्वेज लिखी है उसको अपन सिंपल 2-3 लाइन में अपन ध्यान रख लेते हैं। यहाँ पर अपन बड़ा इजीली देख पा रहे हैं, सिल्वर मेम्ब्रेन है वो मैं आपको कवर्ड इसमें बार्ले देखेंगे वहां पर बता दूंगा, तो जिसमें एक चमकीली मेम्ब्रेन में कवर्ड दिखते हैं, शायद अगले डायग्राम में दिख जाए, एक डायग्राम और है अपने पास, इसमें नहीं दिखेंगे, ये भी लूज स्मट ऑफ व्हीट को दिखा रहा है, जहां यहाँ पर सिल्वर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, अभी वो रप्चर नहीं होंगी। ये देखो ऊपर आप देखो, ये जैसे रप्चर होगी अंदर से वही आपके स्पोर्स, टीलियो स्पोर्स दिखने लग जाएंगे, जैसा पिछले डायग्राम में दिख रहा था। क्लियर है? तो इसके सिम्टम और मैनेजमेंट पे आ जाते हैं, ज्यादा कोई डिटेल में अपने को इसकी टेंशन नहीं लेनी, तो इस पे आ जाते हैं सिम्टम्स पे। क्या क्या जो अपने चीजें बोली, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हीं पर आते हैं। सबसे पहली बात तो यहां पर हेड का जो इमरजेंस है वो अर्ली होगा, यानी कि इन्फेक्टेड प्लांट्स प्रोड्यूस अर्ली इमरजेंस ऑफ हेड, इन्फेक्टेड प्लांट्स प्रोड्यूस
अर्ली इमरजेंस यानी कि जल्दी से आपकी बालियां निकल जाएगी ऑफ हेड देन नॉर्मल, इतना सा अंडरलाइन करेंगे, अर्ली इमरजेंस ऑफ हेड, बाली है वो नॉर्मल से जल्दी आ जाएगी। पहला सिम्टम तो ये पता चलेगा कि ये भाई लूज स्मट इसके हित में हो सकता है, ठीक है। दूसरा अपने को पता चलेगा कि यहां पर पूरी की पूरी बाली इंफेक्टेड हो जाएगी एक्सेप्ट रेचिस। रेचिस आपको पता होगा जिगजैग एक्सिस होता है वीट की बाली में, होता है जिस पर आपके, ठीक है, जिस पर फ्लोरेट छोटे छोटे से लगे होते हैं जो आगे जाके आपके सीड में बनते हैं। तो ये जो रेचिस इसको बोलते हैं। आप अगर जैसे आप लोग गांव से अगर बिलोंग करते हो तो बहुत सारे लोग मेवाड़ में तो उसे उमिया कहते हैं, जला के खाते हैं गेहूं को, है ना। तो वो जब खाते हो तब आप उसको मसलते हो तो दाने निकल जाते हैं और केवल ये रेचिस बच जाता है, ठीक है। जो गांव से उनको ये पक्का पता होगा। तो ये इसको छोड़ के पूरी की पूरी बाली जो है इन्फ्लोरेसेंस से वो आपका इन्फेक्टेड होगा। तो सिंपल सा कहेंगे एंटायर ईयर एक्सेप्ट रेचिस, पूरी की ईयर कहो, हेड कहो, स्पाइक कहो, एक ही बात है, ठीक है। एंटायर ईयर एक्सेप्ट रेचिस, एंटायर ईयर और हेड एक्सेप्ट रेचिस एंड ओन्स आर स्मटेड। ऑन्स भी यहां पर बच जाएगी। ऑन्स तो सबको पता है क्या होती है, जो लंबे से कांटे जैसे आपको उस बाली में दिखते हैं हल्के से। तो ये रेचिस और ऑन्स में छोड़ के पूरी की पूरी बाली स्मट से भरी हुई होगी, जो भी अपन ने डायग्राम में वापस देखेंगे तब आप गौर करोगे कि ऑन्स और रेचिस वहां पर इंफेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इनिशियली ये सिल्वरी मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं जो बाद में रप्चर हो जाती हैं। तो इनिशियली द स्पोर मासेस are covered by spore masses यानी कि वही टीलियोस्पोर्स आर कवर्ड बाय सिल्वरी मेम्ब्रेन या ग्रे मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, कवर्ड बाय सिल्वरी मेम्ब्रेन विच रप्चर्स लेटर ऑन, जो कि बाद में रप्चर्स हो जाएगी एंड लेटर ऑन मेम्ब्रेन इज रप्चर्ड। ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, फाइनली सीड की जगह पे आपके क्या बनेगा, ब्लैक पाउडर के टीलियोस्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, ब्लैक कलर के आपको टीलियोस्पोर्स बनते दिखेंगे। तो फाइनली प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक पाउडर टीलियोस्पोर्स, प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक पाउडर टीलियोस्पोर इंस्टेड ऑफ ग्रेन्स, दाने नहीं बनेंगे इसमें, इंस्टेड ऑफ ग्रेन्स इन ईयर। बाली के अंदर दानों की जगह पे क्या बनेंगे, टीलियोस्पोर्स बनेंगे। नोट कर लो, चार जो पॉइंट है ये सिम्टम्स अपने को ध्यान रखना है, जो डायग्राम में अपन ने समझे भी है और कोई रटना नहीं है, समझे हुए रहेंगे तो बड़ा आसानी से याद रह जाएंगे। क्योंकि लूज स्मट ऑफ वीट इंपॉर्टेंट डिजीज है वीट की। स्टेम के बाद, इससे रस्ट के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो यही है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर लिया नोट? तो वापिस से देखना सिम्टम पे, सबसे पहला जो प्लांट इन्फेक्टेड होगा स्मट से वीट का, वो उसमें हेड जो है, ईयर जो है वो उनकी अर्ली इमरजेंस होंगे, नॉर्मल से जल्दी आ जाएगी। दूसरी बात, पूरी का पूरा हेड या ईयर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो इन्फेक्टेड होगा, सिवाय किसके, रेचिस के और ऑन्स के, ठीक है। तीसरी बात, इनिशियली स्पोर मार्स से वो सिल्वरी मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे जो बाद में रप्चर हो जाएगी। रप्चर होने के बाद वो टेलियोस्पोर आपको दिखेंगे जो ग्रेन की जगह पे आपको बाली में दिखेंगे।
अब अपन ने यहाँ पर जो डायग्राम में अभी बात करी थी, तो सारे आपके पूरा का पूरा कहीं पर ऐसा जरूरी नहीं है। अब क्या होता है मैं बताता हूं, ये जो स्पोर्स हैं वो ग्रेन से ही थे, ग्रेन जो बनने थे ग्रेन की जगह स्पोर बने। अब सुनना, फार्मर जो है वो हार्वेस्टिंग करेगा तो इनको छांटने थोड़ी बैठेगा। फार्मर हार्वेस्टिंग करेगा तो गेहूं के साथ साथ कटाई में ये भी जाएंगे। और ये क्या थे, वास्तव में तो सीड ही थे, ये एक्चुअली सीड थे, और ऐसा पूरी बाली में हो सकता है कि कुछ सीड बच भी जाएंगे। या कुल मिला के कह दें तो ये जो है आपके हार्वेस्टिंग होने के साथ साथ जो ये स्पोर्स हैं वो आपके उस सीड के साथ रहेंगे, और वो आपके ये है कहां है, सीड के अंदर है। सीड जो है वो ब्लैक पाउडर दिख रहा है, वो सीड का ही बन गया जिसके अंदर ये स्पोर है। तो कुल मिला के ये आपको क्या होगा कि अगली जब किसान ने हार्वेस्टिंग कर ली सीड को, अब वो जब तक सीड ट्रीटमेंट नहीं करेगा वो सीड के अंदर पैथोजन प्रेजेंट होगा और वो अगली क्रॉप को अफेक्ट करेगा जब आप लगाओगे। तो ये बने किससे, यहां पर आना क्या था वैसे तो बायोलॉजिकली सीड आना था। तो ये सीड भाई एक्चुअली वो पैथोजन स्पोर बने किससे, उस सीड में ही बने। तो वो ब्लैक पाउडर आपको सीड और स्पोर मिक्स में ही दिख रहा है, तो वो अपने को यहां पर ध्यान रखना है। अच्छा अपने को देखोगे देखिए मैंने कहा था ऑन्स इन्फेक्टेड नहीं होती, रेचेस आपको यहां पर दिख नहीं रही, बाकी रेचेस भी इसके अंदर होती जो इन्फेक्टेड नहीं होगी। क्लियर है बात। चलो अब आते हैं इसके मैनेजमेंट पर। तो मैनेजमेंट की बात ले लेते हैं इसकी। मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ऐसी डिजीज में सीड ट्रीटमेंट की। कई बार आपको पता कैसे चल जाएगा कि सीड अगर आप डिजीज अगर सीड बोर्न है तब तो आपको क्या करना है, सीड ट्रीटमेंट करना ही करना है। एसटी मतलब सीड ट्रीटमेंट। यहां पर आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो कार्बोक्सिन के साथ। कार्बोक्सिन को आप ट्रेड नेम विटावेक्स कह देते हो, तो कार्बोक्सिन से आप यहां पर कर सकते हो। प्लस थायरम का भी यूज किया जा सकता है, साथ में कॉम्बिनेशन भी यूज हो सकता है, दोनों को अलग अलग भी यूज कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। वो 2.5 से 3 ग्राम पर केजी सीड अपन यूज करते हैं, डोज वगैरह में कोई ज्यादा इतना अपने खास बात नहीं। दूसरा यहां पर एक कर सकते हैं अपन सोलर हीट ट्रीटमेंट। सोलर हीट ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता है, इसमें बीज को जो है आपके पानी के अंदर डुबोना और 4 घंटे के लिए धूप में सुखा देना, गर्मियों की धूप। ठीक है, क्या करना है, पानी के अंदर भिगोना है और धूप में सुखा देना है, तो सोलर हीट ट्रीटमेंट हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर ये 4 घंटे के लिए अपन करते हैं सोलर हीट ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स। और ये जो टेक्निक दी थी लूथरा एंड सत्तार ने, प्रपोज बाय लूथरा एंड सत्तार। जो भी सीडबोर्न पैथोजन है वहां पर सोलर हीट ट्रीटमेंट आप यूज कर सकते हो। स्पेशली ये यूज किया जाता है स्मट के केस में, लूथरा एंड सत्तार। दूसरा सोलर हीट ट्रीटमेंट के साथ साथ हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी आप यहां पर कर सकते हो। हॉट वाटर ट्रीटमेंट जहां पर गर्म पानी में आप बीज को डुबोते हो, सुखाना तो इनको भी पड़ेगा लेकिन इनको धूप में सुखाने की बात हम नहीं करते। हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स, ये टेक्निक लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए भी प्रपोज की गई और इसके लिए भी, दोनों के लिए अलग अलग साइंटिस्ट हैं। तो पहले अपन बात कर लेते हैं जो प्रपोज बाय जेनसन, पहले उसके लिए दी गई थी प्रपोज बाय जेनसन फॉर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। जेनसन ने पहले दी इसलिए मैंने पहले उनका डिस्कशन कर दिया। ईयर वाइज बात की जाए, लूज स्मोट ऑफ व्हीट के लिए दी थी स्विंगल ने, प्रपोज बाय, ईयर कोई नहीं पूछता इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूं, प्रपोज बाय स्विंगल। ये सिंगल नहीं है स्विंगल है, ठीक है, प्रपोज बाय स्विंगल फॉर लूज स्मोट ऑफ व्हीट। तो जो ये स्मटेड जो होते हैं सीड वो सारे तेर के ऊपर आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, आपको वहां से इसको छान के आप अलग कर सकते हो, बड़ा इजीली आप कर सकते हो। और ये लगभग अपन करते हैं 54 डिग्री से 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, आपको अलग अलग जगह वेरिएशन मिल सकती है, कई बार 10 मिनट के लिए करते हैं, कई बार 30 मिनट के लिए करते हैं। जनरल जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है वो ये टेम्परेचर और ये टाइम आपको इसके लिए ध्यान रखना है। अभी तक अपन तीनों टेक्निक में कर रहे हैं, सीड का ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं क्योंकि मेनली ये सीड बोर्न ही है। और लास्ट इसमें याद रख लेंगे रेजिस्टेंट वैरायटी। केमिकल तो आपको पहले ही बता दिया, कार्बोक्सिन थायरम,
रेजिस्टेंट वैरायटी। क्योंकि इंटरनली सीड बोर्न है, फोलियर स्प्रे से इसको कंट्रोल करना मुश्किल रहेगा, सीड ट्रीटमेंट ही हमारे पास यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होता है। इसमें कल्याण सोना जो है एक रेजिस्टेंट वैरायटी है, यहाँ पर कल्याण सोना, सोनालिका हमने वहां पर पढ़ ली थी रस्ट में, ठीक है। उसके अलावा WG307, WG307, उसके अलावा एक दो वैरायटी और अपन यहाँ पर याद रख लेते हैं जो लूज स्पॉट ऑफ व्हीट के लिए है। अगली है C302 और PB18, C302 PB18, नोट कर लें इसको। तो मैनेजमेंट सिम्टम यानी कि लूज स्पॉट ऑफ डिजीज कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, पर क्वेश्चन सिम्टम से भी अच्छे बन जाते हैं यहाँ पर। और हॉट वाटर ट्रीटमेंट और सोलर हीट ट्रीटमेंट तो हमेशा आपको सीड बोर्न डिजीज के लिए ध्यान रखना ही रखना है, जो ये आपको करने ही पड़ते हैं। हर जगह मैनेजमेंट में नहीं लिखा जाएगा, लेकिन कुछ जनरल ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे सॉइल बोन जहां आगे आएगी वहां भी कुछ कॉमन आपको मैनेजमेंट बता दूंगा, जैसे सॉइल बोन आएगी आपको 4-5 मैनेजमेंट फिक्स याद रह जाएंगे। क्लियर है? जैसे आपको बैक्टीरियल के लिए एक मैंने बता रखा है, जैसे आए एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन हो, बैक्टीरियोमाइसिन हो, एग्रीमाइसिन हो, कोई सी एंटीबायोटिक का बैक्टीरियल डिजीज में कंट्रोल करने में हम यूज करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल, फंजाई को कंट्रोल करने के लिए हम कई बार सुडोमोनास फ्लोरेसेंस यूज करते हैं, सीड ट्रीटमेंट में भी कर सकते हैं, फोलियर स्प्रे में भी। ये एक जनरल आपका जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे जनरल पॉइंट्स निकलते आएंगे। क्लियर है बात? बढ़े आगे। छोटी सी डिजीज एक और ले रहे हैं, करनाल बंट, ठीक है, जिससे भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और 2-3 क्वेश्चन बढ़िया है उन पे पूछे जाते हैं। अच्छा, ये रस्ट अपन ने पढ़ी तो मैंने क्या बीच में डायग्राम, ये रस्ट के नाम आए थे इसलिए मैंने इनके डायग्राम डाल रखे थे। ये कॉफी लीफ रस्ट है, इस तरीके से कॉफी में हेमिलिया वेस्टाट्रिक्स वाली होती है। ये आपके ओनियन गार्लिक के अंदर जो होती है रस्ट, एलियम स्पीसीज के अंदर पक्सिनिया पोरिया, पक्सिया एली जो करती है, ठीक है। और उसके अलावा अपन ने एक दिखा रखा है सिडार एप्पल रस्ट, जो इस तरीके से आपको रस्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब अपन आ रहे हैं अगला जो है लूज स्पॉट के बाद, वो है आपका करनाल बंट। करनाल बंट जिसको अपन कहते हैं, बंट जो होता है वो नेवोशिया इंडिका या टिलेशिया इंडिका से आपका यहाँ पर होता है, जो एक फंजाई है। अब यहाँ पर पहले इसके सिम्टम्स की तरफ आ जाएं। पहली बात तो यहाँ पर देखो बोला है द इन्फेक्शन इज यूजुअली कन्फाइंड टू अ फ्यू ग्रेन्स इन द स्पाइक। ऐसा नहीं होगी कि पूरी की पूरी बाली यहाँ पर इन्फेक्टेड होगी जैसा स्मर्ट में हो रहा था, कुछ ग्रेन्स यहाँ हो रहा है, कुछ अच्छे ग्रेन्स भी बीच में आएंगे। तो फ्यू ग्रेन्स इन द स्पाइक विद इररेगुलर अरेंजमेंट, इररेगुलर अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, जैसे नॉर्मल अरेंजमेंट ईयर का होता है वैसा नहीं होगा, यहाँ डिस्टर्ब हो जाएगा थोड़ा। इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कहां देखने को मिलता है? करनाल बंट में। द ग्रेन इज रिड्यूस टू ब्लैक शाइनी सेक ऑफ टीलियोस्पोर्स। यहां पर आपको टीलियोस्पोर जैसे देखो वही सेम कलर आपको यहाँ पर स्मर्ट वाला दिख रहा है, उसमें भी कौन से स्पोर थे? टीलियोस्पोर। यहां पर भी टीलियोस्पोर्स आपको दिख सकते हैं। उसके अलावा एक स्पेशल खास बात होती है, द बंट अफेक्टेड प्लांट्स एमिट्स ए फाउल स्मेल, गंदी सी स्मेल आती है ट्राइमिथाइल अमाइन की वजह से, TMA की वजह से। खेत में से आप निकलोगे तो एक अजीब सी स्मेल आएगी, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे करनाल बंट डिजीज हो रही। सीड के अंदर भी ये पैथोजन आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो ऐसे गेहूं का अगर आटा पिसवा लिया जाए, ऐसे गेहूं को पीस के जो आटा होता है उससे मरी हुई मछली के समान स्मेल आती है, फिशी स्मेल आती है ना, रोटन फिश वाली जो स्मेल आएगी, ध्यान रहेंगे। तो ये भी सिम्टम में अपन लिख लेंगे। डायग्राम से अपने को यहां पर देख पा रहे हो कि इस तरीके से स्पाइक है, स्पाइक विथ इररेगुलर अरेंजमेंट, ब्लैक पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स कैन बी सीन इन द ग्रूव ऑफ व्हीट ग्रेन। ग्रूव मतलब वो जो धारी है गेहूं के दाने की, उसके अंदर आपको स्पोर्स दिख जाएंगे ब्लैक कलर के, जो कि कैसे हैं? टीलियो स्पोर्स है। अब अपन आ जाते हैं इसके फटाफट से, छोटे से 5-7 पॉइंट है उसको नोट कर लेते हैं। तो तीसरी डिजीज जो है, पहली तो रस्ट पढ़ चुके हैं, दूसरी स्मर्ट पढ़ ली व्हीट के अंदर, करनाल बंट। करनाल बंट, करनाल बंट को और भी नामों से जानते हैं, इसे हम पार्शियल बंट भी कहते हैं, पार्शियल बंट, ठीक है। और इसे कैंसर ऑफ व्हीट भी कहते हैं, कैंसर ऑफ व्हीट। तो ऐसे जो ट्रिकी, ऐसे कोई अच्छे फैक्चुअल क्वेश्चन है जैसे किलर डिजीज, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। कैंसर ऑफ व्हीट, तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका जो है आपके नेवोशिया इंडिका, नेवोशिया इंडिका या टिलेशिया इंडिका भी हो सकता है। नेवोशिया इंडिका या
टिलेशिया इंडिका कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको ध्यान रखना है। ये भी आपके बेसिडियोमाइसीटीज क्लास से बिलोंग करती है। बेसिडियोमाइसीटीज, वैसे मैंने सब चीजें स्टार्टिंग में लिखवा दी, तो मैंने पहले कहा था आगे सारा लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबकी क्लास कौन सी बन जाए, कहां से बिलोंग करती है। इसे अपन क्वारंटाइन इंपॉर्टेंट डिजीज भी कहते हैं। क्वारंटाइन इंपॉर्टेंट डिजीज मतलब जहां पर ये डिजीज हो रही है वहां से सीड मटेरियल को लाने पे रेस्ट्रिक्शन, डोमेस्टिक क्वारंटाइन होता है कई बार, तो क्वारंटाइन इंपॉर्टेंट डिजीज, इसका मतलब ये है कि डिजीज हर जगह नहीं होगी, कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही होगी। क्वारंटाइन इंपॉर्टेंट डिजीज, जैसे आपको मैंने बताया होगा एंडेमिक के अंदर आपको बताया होगा गोल्डन निमेटोड, ठीक है, और एक और बताई होगी मैंने कौन सी, हाँ, वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो। तो ये दोनों भी जो थे क्वारंटाइन इंपोर्टेंट डिजीज थी। उसी तरीके से वीट के अंदर करनाल बंटे वो क्वारंटाइन इंपोर्टेंट डिजीज है। इसको सबसे पहले देखा था करनाल में मित्रा साइंटिस्ट ने, फर्स्ट रिपोर्ट इंडिया के अंदर, फर्स्ट रिपोर्टेड इन करनाल। करनाल अब हरियाणा में, पहले पंजाब में वो करता था, तो बाय मित्रा। तो मित्रा साइंटिस्ट जो है उन्होंने सबसे पहले इसको करनाल में देखा था, इसलिए इसका नाम दे दिया गया करनाल बंट। इसके अलावा इसकी अगर बात ध्यान रखें तो ये भी आपके सीड बोर्न है, लेकिन एक्सटर्नली सीड बोर्न इसको भी कहा जाता है। लूज स्मट ऑफ वीट थी इंटरनली, एक्सटर्नली कवर्ड स्मट की तरह ये भी है एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज। कौन सी? इंटरनली सीड बोर्न तो सिस्टमेटिक होती, वैसे स्मट जो होती है, ये तो बंट पे आ गए अपन, बाकी स्मट जितनी भी होती है वो सारी तो सिस्टमिक होती है। इसका सिस्टमिक नॉन सिस्टमिक मैं कंफर्म नहीं कह पाऊंगा फिलहाल, बाकी जो स्मट जितनी भी वो सारी सिस्टमिक होती है, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली, वो सारी सिस्टमिक होती है। आप चाहे जहां स्मट अपन हेडिंग डाली थी वहां लिख देना सिस्टमेटिक, या सॉरी सिस्टमिक जिसको अपन कहते हैं, ठीक है ना, सिस्टमिक। इसके लिए मैं इतना मेजर नहीं, इसमें मेन पॉइंट पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए डिटेल इसकी ज्यादा अपन बात नहीं करते हैं। इसको अपन ध्यान रखना, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, सीड तो है ही है, सीड प्लस सॉइल बोर्न प्लस एयरबोर्न, तीनों तरीके का इसका नेचर आप कह सकते हो। मेन तो इसमें भी क्या है, सीड बोर्न है, लेकिन तीनों तरीके का नेचर इस डिजीज का होता है। मेनली एक ऐसी है तो अपन इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, मेनली सीड बोर्न रहेगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन पूछ लिया जाए कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए करनाल बंटी सीड सॉइल एयर, तो आंसर चला जाएगा ऑल ऑफ दीज, आपका यहां पर आंसर चला जाता है। नोट कर लिया, ये एक बार कर लें आप, फिर कर लिया सबने, बढ़े आगे, चलो आ जाते हैं इसके सिम्टम पे। सिम्टम्स जो हमने बोले वही चीजें हैं जो डायग्राम में भी अपन देख रहे थे, तो कोई नए पॉइंट नहीं है। सिम्टम्स, सबसे पहली बात तो एक अपन यहां पर ध्यान रखेंगे कि यहां पर सारे ग्रेन्स नहीं होते, तो फ्यू ग्रेन्स, और वो भी पूरे नहीं, पार्शियली। स्मट वगैरह में तो सीड ढंग से बन ही नहीं पाता, जबकि यहां सीड बनेगा स्पोर के साथ। अभी देखा था हमने सीड के ग्रूव में स्पोर्स दिख रहे थे, तो यहां पर अपन कहेंगे फ्यू ग्रेन्स आर पार्शियली कवर्ड, few grains are partially converted into powdery mass, हीलियोस्पोर से भरे होंगे कुछ सीड, पार्शियली, पूरे भी नहीं, आधे अधूरे। नॉर्मल गेहूं जैसा गेहूं दिखेगा, लेकिन इनके अंदर स्पोर्स भी होंगे। उसके अलावा दूसरी बात जो अपन ध्यान रखेंगे, ब्लैक सूटी पाउडर भी इसको कह दिया जाता है, पाउडरी मास को ब्लैक सूटी पाउडर, ऐसा शब्द भी यूज होता है। ये टीलियोस्पोर्स जो भरे होते हैं तो उसे ब्लैक सूटी पाउडर कहते हैं। एक हमने कहा था कि ये जो स्मेल करता है उसको भी अपन ध्यान रखेंगे, तो रोटन ब्लैक पाउडर गिव्स, रोटन ब्लैक पाउडर गिव्स यहां पर जो अपन कहते हैं कि कैसी फाउल स्मेल आती है, गिव्स फाउल स्मेल ड्यू टू टीएमए, फाउल यानी कि गंदी सी स्मेल आएगी ड्यू टू टीएमए, ट्राइमिथाइल अमाइन, केमिकल का नाम कई बार पूछा गया है, ट्राइमिथाइल अमाइन।
TMA ट्राई मिथाइल अमाइन, इसकी वजह से। और जब यहां पर अपन कहते हैं एक की इस इरेगुलर अरेंजमेंट होगा, स्पाइक विद इन इरेगुलर अरेंजमेंट, नॉर्मल जिस तरीके से सीट बनते हैं बाली पे उसकी बजाय अरेंजमेंट रेगुलर नहीं मिलेगा, इरेगुलर अरेंजमेंट होगी स्पाइक। और एक और हम कह देते हैं कि जो वो फिशी स्मेल, रोटन फिश की तरह, सड़ी हुई मछली की तरह स्मेल आती है, तो फिशी स्मेल फ्रॉम फ्लोर ऑफ सच इन्फेक्टेड सीड्स, ऑफ सच इन्फेक्टेड सीड्स। ऐसा इन्फेक्टेड सीड का जो आटा होता है उससे आपको सड़ी हुई मछली वाली स्मेल आएगी। मैनेजमेंट में 2-3 पॉइंट ही ध्यान रखना है। यहां पर भी सीड बोर्न है तो आपको सीड ट्रीटमेंट करना ही है, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप सोलर हीट ट्रीटमेंट कर सकते हो, आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हो, कार्बोक्सिन, थायरम, इनके साथ आप सीड ट्रीटमेंट, कैप्टान, इनका सीड ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। तो एक तो अपन सबसे पहले अपन यहां ले लेते हैं कि ज्यादा इरिगेशन अगर कहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अवॉइड एक्सेसिव इरिगेशन स्पेशली ड्यूरिंग फ्लावरिंग टाइम। अवॉइड एक्सेसिव इरिगेशन, जो ज्यादा सिंचाई कर देता है किसान, पर्टिकुलरली एट फ्लावरिंग। ठीक है। दूसरा अपने को यहां पर सीड ट्रीटमेंट अपन करते हैं, वैसे मर्क्यूरियल फंजीसाइड्स का कर देते हैं कई बार, कार्बोक्सिन का तो करते ही हैं, सीड ट्रीटमेंट विद कार्बोक्सिन, जिसे आप विटावेक्स कहते हो ट्रेड नेम के तौर पे, वो तो हमें ध्यान ही है। उसके अलावा एग्रोसन जीएन, जो मर्क्यूरियल फंजीसाइड है, अब तो लगभग बैन हो रखे हैं ये, एग्रोसन जीएन, ठीक है। इसे आप पीएमए के नाम से भी जानते हैं, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, पीएमए का नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये आप एंटी ट्रांसपेरेंट्स में पढ़ते होंगे, पढ़ा होगा एग्रोनॉमी में, एंटी ट्रांसपेरेंट्स में फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट जो है पीएमए, वो एग्रेसन, ये मर्क्यूरियल फंजीसाइड है, तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। या सेरासन, इन सबकी 2.5 से 3 ग्राम पर केजी अपन डोज यूज करते हैं सेरासन। ये सब, ये दोनों तो जो बाद वाले एग्रोसन और सेरासन जो है, ये दोनों ही मर्क्यूरियल फंजीसाइड है, जो आजकल वैसे बेन है, लेकिन एग्जाम में हमारे क्वेश्चन में बेन नहीं है, क्वेश्चन वाले इनको याद करते रहते हैं। इसमें बस एक रेजिस्टेंट वेराइटी याद रख लो, सोनालिका, सोनालिका। क्लियर है क्या बात? तो थोड़ी बहुत बात और है वीट की, वो अगली क्लास में, लेकिन अपन जो ओट वगैरह की, बार्ले वगैरह की भी जो बात है वो अगली क्लास में अपन कवर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है बात? चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।